हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज यू गेट व्हाट यू वर्क फॉर, नॉट व्हाट यू विश फॉर। यानी कि आपको जीवन में वही मिलेगा जिसके लिए आप मेहनत करेंगे, जिसकी आप कामना करेंगे वो चीज़ आपको मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, आप उसके लिए मेहनत करेंगे वही चीज़ आपको मिलेगी। तो हम भी स्टार्ट करते अपनी मेहनत करना और स्टार्ट करते रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSC CGL 2024। Plastic pollution cannot be ended by treaties विदाउट इन्वेस्टमेंट इन ऑल्टरनेटिव्स। यानी कि प्लास्टिक पोल्यूशन को अगर आपको ख़त्म करना है तो केवल देशों के बीच में संधियाँ करने से, बातचीत करने से, डिस्कशन करने से वो ख़त्म नहीं होगा। उसके लिए आपको, अब देखो प्लास्टिक की इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मोस्टली पैकेजिंग के लिए। आपके शैम्पू की बॉटल्स होगी, ऑयल की बॉटल्स हो गई, आपके कुछ भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्लास्टिक की रैपिंग में आ रहे हैं, तो उनके लिए ऑल्टरनेटिव क्या है? आप सर्फ एक्सेल का पैकेट किस में लेकर आएंगे? राइट, आप दुकान में किस चीज़ में स्टोर करेंगे जो कि वो लाइफ काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे टिका भी रहे, शेल्फ लाइफ भी उसकी अच्छी हो, ठीक है, प्रोडक्ट खराब भी ना हो, प्रोडक्ट नीचे भी ना गिरे और आपको लेकर आना भी कन्वीनियंट रहे। किस चीज़ में लेकर आएंगे आप? तो ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। क्या है ऑल्टरनेटिव? पहले तो ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे, फिर ऑल्टरनेटिव ढूंढने के उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो उस ऑल्टरनेटिव को बनाने के लिए प्लान्स भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो कि भाई प्रोडक्ट की कीमत उससे जो उसका रैप पैकेजिंग है उससे कम हो, यानी कि वो पैकेजिंग की कीमत प्रोडक्ट से ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। राइट, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट केवल पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड रिसर्च भी चाहिए। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए। द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, an ambitious initiative involving at least 175 United Nations member nations to eliminate the use of plastic। बोल रहे एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी साइन की गई है जो कि एक बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी कदम है, इनिशिएटिव है। ठीक है, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन के 175 मेंबर देश शामिल हैं। टू एलिमिनेट द यूज ऑफ प्लास्टिक्स कंक्लूडेड, बोल रहे किसके लिए साइन की गई है? ताकि वो प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम कर सके, उसके ऊपर ये ट्रीटी साइन की गई है। तो कंक्लूडेड इट्स 4th राउंड ऑफ नेगोशिएशंस रिसेंटली। तो अभी इनमें बातचीत का 4था राउंड जो है वो ख़त्म हुआ है हाल फिलहाल में। ठीक है, द गोल इज टू फाइनलाइज अ लीगल डॉक्यूमेंट बाय द एंड ऑफ 2024 विद टाइमलाइंस बाय व्हेन कंट्रीज मस्ट अग्री टू कर्ब प्लास्टिक प्रोडक्शन। बोल रहे हैं कि जो उद्देश्य है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट फाइनलाइज करने का है। किस तक? 2024 तक हम एक लीगल डॉक्यूमेंट बना दें जिसमें कि एक टाइमलाइन निर्धारित हो कि कब तक, किस समय तक, किस डेट तक, किस साल तक हमें ये प्लास्टिक को कम करना है। ठीक है, तो प्लास्टिक प्रोडक्शन, एलिमिनेट इट्स यूजेस दैट क्रिएट वेस्टेज, उसकी प्रोडक्शन को बंद करना है, उसके इस्तेमाल को कम करना है। बैन certain chemicals used in its production and set targets for recycling, और इनके प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले कुछ जो केमिकल्स हैं उनको बैन किया जाए और रिसाइकलिंग के टारगेट्स हम रखें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें निर्धारित करने के लिए एक पर्टिकुलर साल होना चाहिए कि भाई हम इस साल तक, जैसे कि हमें क्लाइमेट चेंज के हमारे पास जो है वो कुछ ईयर्स हैं कि हमने 2030 तक ग्रीन एनर्जी 50% ग्रीन एनर्जी यूज़ करनी है, 2040 तक हमने 100% ग्रीन एनर्जी करनी है, 0% हमारा कोल के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो वो टारगेट दिया हुआ है ना कि इस साल तक करना है। तो सेम वो ये चीज़ चाहते हैं कि हम यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर टारगेट दें कि इस समय तक सभी देशों को ये करना ही करना है। ठीक है, तो वो चीज़ें चाह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एन अग्रीमेंट इज नॉट इन साइट, लेकिन बड़ी दुखद बात है कि अभी तक कोई अग्रीमेंट दिखाई नहीं दे रहा, ये होता हुआ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं मतभेद चला हुआ है। देयर इज येट अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशन शेड्यूल इन बुसान, साउथ कोरिया दिस नवंबर। तो अगली मीटिंग कब होएगी? इस साल नवंबर में। कहाँ होएगी? साउथ कोरिया के बुसान में होगी।
द प्राइमरी हर्डल्स आर इकोनॉमिक। तो इसके मुख्य जो हर्डल्स है, हर चीज़ में परेशानियां बाधाएं होती हैं, तो इसमें जो बाधाएं हैं वो इकोनॉमिक हैं, पैसे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और केवल पैसा नहीं, देशों की इकोनॉमी भी इसी के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि देखो प्लास्टिक के अंदर ही सारे प्रोडक्ट्स जाते हैं, पैकेजिंग किसी भी चीज़ की हो प्लास्टिक के अंदर ही होती है। आप अमेज़न से गिफ्ट भी मंगवाते हैं तो बबल रैप भी प्लास्टिक ही तो है, बाहर तो कार्डबोर्ड है लेकिन अंदर बबल रैप तो है, ठीक है। अंदर वो प्लास्टिक जो पेपर होता है जो चिपक जाता है वो तो है, ठीक है। तो प्लास्टिक का तो इस्तेमाल होता ही है। हमारी इकोनॉमी ठप पड़ जाएंगी अगर हम इमीडिएटली प्लास्टिक को कर्ब कर देंगे, बंद कर देंगे, और फिर काम कैसे करेंगे, राइट। तो इसमें असल मसला इकोनॉमिक है, ओके। Oil producing and refining countries such as Saudi Arabia, the United States, Russia and Iran are reluctant about hard deadlines to eliminate plastic production। बोल रहे हैं जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि, या फिर ऑयल रिफाइनिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इंडिया, ईरान, ये थोड़े हिचकिचा रहे हैं। क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्यों इन डेडलाइंस के बारे में, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, ठीक है। A coalition of African countries supported by several European nations is in favor of year around 2040 to ensure that a timeline for reduction is in effect। बोल रहे हैं कि एक कोएलिशन गठबंधन, अफ्रीकन कंट्रीज़ का एक गठबंधन और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ का एक गठबंधन। अब आपको पता होगा यूरोपियन कंट्रीज़ ने टैक्सेस भी बढ़ा दिए हैं, ग्रीन टैक्स लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। क्या हिंदुस्तान ने अभी तक लगाया ग्रीन टैक्स? नहीं ना, हिंदुस्तान नहीं लगा सकता, क्योंकि हमारी एक छोटी कंट्री है, हम डिपेंड ही कोल के ऊपर करते हैं या उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स जो उससे बनते हैं उसके ऊपर करते हैं, राइट। तो बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या बोला है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ के एक गठबंधन ने क्या किया है, उन्होंने अग्री करा है कि भाई हम तो, हमारे लिए तो 2040 जो है वो एकदम सही है कि हम इस रिडक्शन को प्रभावी तौर से तब तक काम में ला सकते हैं, ठीक है। ये उन्होंने बोला। देयर इज ऑल्सो डिसएग्रीमेंट ऑन वेदर कंटेंशियस एलिमेंट्स in the treaty should be decided on by a vote or consensus। वहाँ पे एक थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट भी है। किस चीज़ का डिसएग्रीमेंट है? कि अगर कोई विवादास्पद मुद्दा है, कोई ऐसे टॉपिक है, ऐसा पॉइंट है इस ट्रीटी के अंदर जो विवादास्पद रहे, तो उसके ऊपर हल कैसे निकाला जाएगा। जो भी डिसएग्रीमेंट हो रहा है, मतभेद हो रहा है, उसके ऊपर हल कैसे निकाला जाएगा? क्या वोटिंग मेथड से किया जाएगा या फिर आपसी सहमति से किया जाएगा? क्योंकि द लैटर इम्प्लाइंग दैट एवरी कंट्री हैज़ अ वीटो। क्योंकि अगर हम आपसी सहमति से करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक भी देश नहीं माना तो उसके पास एक वीटो है, ठीक है। हर एक देश के पास में अपना एक वीटो है। अगर एक भी देश नहीं माना तो वो पॉइंट जो है लागू नहीं हो पाएगा, राइट। तो वोटिंग से होगा या कंसेंसस से होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। India's opinion, other than being uncomfortable with binding targets, is that a legally binding instrument to end the plastic pollution must also address बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान का ओपिनियन क्या है कि कुछ अनकंफर्टेबल चीज़ें हैं इसके अंदर, कुछ जो हमें विवादास्पद लगती हैं, उनके अलावा इस बाइंडिंग टारगेट्स में क्या उनको ओपिनियन है कि लीगल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट अगर प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए एक बनाया जा रहा है तो उसके अंदर एक और समस्या से निपटने की क्षमता होनी चाहिए। और वो समस्या क्या है? अवेलेबिलिटी, accessibility, affordability of alternatives including cost implications and specifying arrangements for capacity building and technical assistance, technology transfer and financial assistance। बोल रहे हैं कि इस ट्रीटी का एक और प्रावधान होना चाहिए, इस ट्रीटी को एक और चीज़ को, एक और समस्या को एड्रेस करना चाहिए कि अगर आप प्लास्टिक मना कर रहे हो यूज़ करने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए मना कर रहे हो, तो उसके जो ऑल्टरनेटिव्स हों वो क्या हर किसी के पास अवेलेबल है, क्या हर कोई उनको खरीद सकता है, ठीक है, क्या वो अफोर्डेबल है, ये सारी चीज़ें भी कॉस्ट इफेक्टिव है, और उनके प्लांट्स लगाने में जो कॉस्ट आएगी वो कौन वहन करेगा, उसको हम कैसे बंटवारा करेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है। क्योंकि आप एक दिन उठ के बोल दो कि नहीं जी अब से प्लास्टिक बंद, फिर आप जनता को ऑल्टरनेटिव क्या दोगे? मैंने बोल रहा हूँ पैकेजिंग हमारी किस में आएगी? जो पीएनजी है वो अपने शैम्पूस किस में बेचेगी? हम हाथ में से कटोरा लेके तो जाएंगे नहीं कि जी हमारे को शैम्पू डाल दो,
ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या है, वो ऑल्टरनेटिव ढूंढना ज़रूरी है। अब कांच की बोतलों में भी पैकिंग करना मुश्किल है, क्योंकि कांच की बोतलें आसानी से टूट सकती हैं। स्टील एक्सपेंसिव होएगा अगर स्टील की बोतलों में वो पैकेजिंग करके देंगे। और सिर्फ बोतलों की पैकेजिंग थोड़ी होती है, जो पाउडर्ड चीज़ें होती हैं, सॉलिड चीज़ें होती हैं, वो तो बॉटल्स में नहीं आती, वो तो प्लास्टिक के थैलियों में आती हैं। तो वो कैसे करेंगे, क्या चीज़ ऑल्टरनेटिव इनको दिखाई दे रहा है जो कि इतना इफेक्टिव हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, ऊपर से ड्यूरेबल हो, ऊपर से अफोर्डेबल भी हो, मतलब सब चीज़ होनी चाहिए और सबके पास एक्सेसिबल भी हो। फॉर बिल्डिंग कैपेसिटी, अब बिल्डिंग कैपेसिटी बनाने के लिए, यानी कि उनकी बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी चाहिए, उन जो भी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा उस ऑल्टरनेटिव को बनाने के लिए वो चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए कि भाई अभी तक तो हमें कुछ पता नहीं है कि ऐसा कोई मटेरियल आता है, आपके पास अगर टेक्नोलॉजी है ऐसी तो वो आप हमसे साझा करो। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी चाहिए। फाइनेंशियल यानी कि हमारे पास में इतना पैसा नहीं है, हम एक गरीब देश है, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि भाई हम अपने दम पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद खड़ा कर सके हैं, ठीक है। वो भी एक ऐसी चीज़ को बायकॉट करने के लिए, एक ऐसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए। तो क्या आप हमारी मदद करेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए? तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होने चाहिए। दिस लैंग्वेज एंड इंडिया इज़ नॉट द ओनली प्रोपोनेंट। तो बोल रहे ये जो भाषा है और ये जो हिंदुस्तान है ये केवल इकलौते समर्थक नहीं है, is reminiscent of the principles of common but differentiated responsibility। ये फिर से याद दिलाता है, किस चीज़ की याद दिलाता है? उस सिद्धांत की। आपको याद है ग्रीन एनर्जी के बारे में, जब ये अभी गल्फ कंट्री में मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग हुई थी सऊदी अरेबिया में, शायद यूएई में, तो वहाँ पे ये चीज़ समझ में आई थी। एक ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ था कि भाई हाँ, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भरपाई करनी पड़ेगी कि भाई आप लोगों ने जो इतने सालों से दोहन किया है एनर्जी का, क्लीन रिसोर्सेस का, और आपने जो इतने सालों से एक्सप्लॉइट किया है धरती को, तो आपको उसका टैक्स भरना पड़ेगा, आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि गरीब देशों को पैसा आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि हमने जो किया वो हमारा डेवलपमेंट था, हम ये नहीं मानेंगे कि हमारी गलती थी, सारी की सारी गलती हमारे ऊपर थी, लेकिन हाँ हम गरीब देशों को पैसा देने को तैयार हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब ये ग्रीन एनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे गरीब देश हो, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, अंडर डेवलप्ड हो या डेवलप्ड कंट्री हो, कोई भी कंट्री हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हर एक देश की अलग अलग बन जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना कैसे है वो सबका अलग अलग टारगेट होएगा। जैसे कि अमीर देशों को अपने एक तो कोल रिसोर्सेज जो फॉसिल फ्यूल्स है वो कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, साथ ही साथ उनको गरीब देशों को सपोर्ट भी करना पड़ेगा। गरीब देश है उनको अपनी सिर्फ फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन कम करनी है, वो उनको किसी को सपोर्ट नहीं करना, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री है उनको भी फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन कम करनी है, और अगर पॉसिबल हो तो सपोर्ट कर सके तो करें, ठीक है। तो ये सबकी जिम्मेदारी अलग है सबकी जिम्मेदारी, लेकिन उसको निभाना कैसे है वो सबके लिए अलग है। सेम चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये उसी चीज़ की याद दिलाता है जहाँ पे जिम्मेदारी तो सबकी है लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी है सबकी, ठीक है। इंश्राइंड इन क्लाइमेट टॉक्स, जो कि हमने कहाँ देखा था, क्लाइमेट टॉक्स के समय देखा था। Under this, countries must have common target, but those more privileged must support others and take on stricter targets themselves। बोल रहे हैं कि इसके तहत, अब मतलब क्या है वो मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई इसके तहत सबके पास में टारगेट है, ठीक है। सबके पास में टारगेट एक ही है कि हमें प्लास्टिक कम करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं उनके पास में टारगेट ये होगा कि उनको पहले तो सबसे ज़्यादा खुद को ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से अपने टारगेट्स निर्धारित करने होंगे, ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से और ज़्यादा जल्दी उनको अपने टारगेट्स निर्धारित करने होंगे। और जो अंडर प्रिविलेज्ड या कम सक्षम जो देश है उनकी मदद भी करनी होगी, ठीक है। तो उनके दोहरे टारगेट हो जाते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे हमने देख पा रहे हैं। In the year that the Plastics Treaty was mooted,
बोल रहे जिस साल में प्लास्टिक ट्रीटी का मुद्दा उठाया गया था 2022 में, इंडिया ब्रॉट इनटू इफेक्ट द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। उसी साल में हिंदुस्तान ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 लागू किया। दैट बैन 19 कैटेगरीज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स, जिसमें सिंगल यूज यानी कि यूज एंड थ्रो वाला जो प्लास्टिक होता है, एक बार यूज किया उसके बाद उसका कोई काम नहीं आता, उस तरीके के प्लास्टिक की 19 कैटेगरीज को बैन कर दिया गया था। इट हाउएवर डज नॉट इंक्लूड प्लास्टिक बॉटल्स इवन दोज लेस देन 200 ml। लेकिन बोल रहे कि इसमें लेकिन वो प्लास्टिक बॉटल शामिल नहीं है, ठीक है, और जो 200 ml से कम है वो भी शामिल नहीं है। एंड मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग बॉक्सेस एज इन मिल्क कार्टन्स, और जैसे कि मिल्क का पैकेजिंग आती है ना, टेट्रा पैक्स क्या होता है, ट्रिपल उसमें लेयर होती है पैकेजिंग की, तो जो मल्टी लेयर पैकेजिंग होती है जैसे कि मिल्क वगैरह में, उसके लिए भी इन्होंने बैन कर दिया गया था। मोर ओवर इवन द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स इज नॉट यूनिफॉर्मली इन्फोर्स्ड नेशनली। अब देखो हमारे देश के अंदर की ही विविधता देख लो कि हमारे देश में ही जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो पूरे देश भर में एक समान तरीके से नहीं लगाया जाता। हिमाचल में तो ये पता नहीं कब से 2011-12 से सिंगल यूज प्लास्टिक, इनफैक्ट प्लास्टिक ही बैन है, लेकिन अब उस प्लास्टिक बैन का मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो किसी दूसरे रैपर पैकेजिंग में आते हैं, प्रोडक्ट्स तो उसी चीज़ में आते हैं, बट जो पॉलीथीन्स होती हैं, कैरी बैग्स होते हैं, वो प्लास्टिक बैन है, ठीक है। वो तो आपको पकड़ा लिया जाए कि आपके पास में वो प्लास्टिक है तो आपको सजा हो सकती है, आपको फाइन भरना पड़ सकता है, लेकिन क्या इस तरीके का प्रावधान देश के हर एक कोने में है? नहीं है, राइट। कुछ स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स में नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हिमाचल में वो पॉलिथीन वाले पैकेजिंग वाले प्लास्टिक्स मिलते नहीं हैं। जब बाहर से ये टूरिस्ट वगैरह आते हैं और जब यात्राएं होती हैं नवरात्रि की, और जब यात्रा करने वाले आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं, तो वो सारा डाल के जाते हैं कचरा, जगह जगह पे मिलते हैं पॉलिथीन्स, ठीक है। लेकिन वहाँ के लोकल लोगों को ये पता है कि भाई नहीं आज इस्तेमाल कर सकते। अब ऐसे ही देश के कई और स्टेट्स होंगे जहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक मना होगा, लेकिन वो भी लागू एक समान नहीं हो रहा होगा। जैसे कि सेम वो गुटखा पान के जो पैकेजिंग आती है वो सिंगल यूज प्लास्टिक में होती है, राइट। उसके बाद में ये रिन सर्फ ये सब चीज़ें जो आती हैं, दालें हमारी पैक होके आती हैं, वो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, क्योंकि उस पैकेजिंग को आप दोबारा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे ना। इनफैक्ट जो पॉली बैग्स हैं उनको तो आप फिर भी दोबारा इस्तेमाल करते हैं, घर में रख लेते हैं, कचरा डालने के काम आ जाते हैं, लेकिन जो इस तरीके के पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको तो आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। With several outlets continuing to retail these goods, क्योंकि कई सारे पूरे देश में एक समान नहीं लागू किया गया है, क्योंकि कई सारे आउटलेट्स ऐसे हैं, कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे अभी भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। The global distribution of plastic pollution is unequal, with Brazil, China, India and the US responsible for 60% of the plastic waste। अब देखो पूरी दुनिया भर में जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बड़ा अनइवन है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान, ब्राजील, चाइना और यूएस, केवल इन 4 देशों का प्लास्टिक वेस्ट जो है वो 60% से ज़्यादा है, यानी कि बाकी 40% दुनिया के जितने भी 365 देश हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। ये 4 देश जो है वो 60% पोल्यूशन कर रहे हैं प्लास्टिक का। सोचो डिफरेंस देखो। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय नॉन प्रॉफिट ईए अर्थ एक्शन, और किसके द्वारा पता चला है? एक रिपोर्ट है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ईए अर्थ एक्शन, ठीक है, उनकी रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया है। मच लाइक हाउ ट्रांजिशनिंग अवे from fossil fuel invites its own challenges, plastic pollution cannot be ended by merely signing a treaty। अब देखो ये कितनी सही बात बोल रहे हैं कि जिस तरीके से फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन करने में, फॉसिल फ्यूल छोड़ के ग्रीन एनर्जी की तरफ आने में अपने चैलेंजेस होंगे, उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है, उसमें भी अफोर्डेबिलिटी का चैलेंज है, ठीक है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज है, डेवलपमेंट का चैलेंज है, तो बहुत सारे चैलेंजेस उसमें हैं। सेम अगर हमें प्लास्टिक पोल्यूशन कम करना है तो उसके भी खुद के चैलेंजेस होंगे, और जो केवल एक ट्रीटी साइन करके, ट्रीटी पे साइन करने से वो सॉल्व नहीं हो जाएंगे। हम ये तो बोल रहे हैं कि प्लास्टिक बंद करो, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ऑल्टरनेटिव्स जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, आम बंदा अफोर्ड नहीं कर पाए, या फिर जो
ये ऑल्टरनेटिव आएगा वो उससे भी ज़्यादा पॉल्यूशन कॉजिंग हो जाए, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी. There needs to be much greater investment in alternative products and making them affordable before realistic targets are decided upon. तो बोल रहे हैं alternative products के ऊपर बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है और रियलिस्टिक अप्रोच मतलब उनके ऊपर ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल बनाने की ज़रूरत है इससे पहले कि हम कोई भी टारगेट सेट करें. ठीक है, उससे पहले इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होना ज़रूरी है. तो ये था पैसेज. बेसिकली एक प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए एक संस्था काइंड ऑफ, जैसे कि हमारा यूनाइटेड नेशन है या फिर COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, वैसे ही एक ट्रीटी साइन करने के लिए कुछ देशों के समूह इकट्ठे हुए हैं जो सारे के सारे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं. ठीक है, अब उसके ऊपर फिर कुछ इफ्स एंड बट्स आ रहे हैं कि भाई अच्छा हम अगर ये करेंगे तो आप क्या करेंगे, राइट. और इसका फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, अफोर्डेबिलिटी हो गया, एसेसिबिलिटी हो गया, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं कि भाई क्या जो भी ऑल्टरनेटिव होगा वो इतना कारगर होगा, इतना इफेक्टिव होगा या फिर अफोर्डेबल होगा या फिर वो हर किसी के पास अवेलेबल हो पाएगा. ये चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है कोई भी ट्रीटी साइन करने से पहले. क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं. व्हाट इज द टोन ऑफ द लाइन? प्लास्टिक पोल्यूशन कैन नॉट बी एंडेड बाय merely signing treaties. There needs to be much greater investment in alternative products and making them affordable before realistic targets are decided upon. अब देखो एक चीज़ मैंने आपको कल भी बोली थी, पहले भी बताई थी कि टोन ऑफ द पैसेज और टोन ऑफ सम पर्टिकुलर लाइन, पैसेज में से किसी एक पर्टिकुलर लाइन की टोन और पूरे पैसेज की टोन डिफरेंट हो सकती हैं. ठीक है, एक पूरा पैसेज जो है वो दुनिया भर को क्रिटिसाइज कर रहा हो सकता है लेकिन किसी एक मसले पर देश की दुनिया की तारीफ कर रहा हो सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि केवल ट्रीटी साइन करने से कुछ नहीं होगा, कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं होगा, आपको ग्राउंड पे एक्शन लेना पड़ेगा और उसके लिए ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर जानकारी, इन्वेस्टमेंट, उनकी अवेलेबिलिटी, हर चीज़ देखनी पड़ेगी. ठीक है, और उसके बेस पे ये नहीं कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो, नहीं जी हम तो 2025 तक कर देंगे. अरे भाई 2 साल तो बचे, 2 साल में तुम इतने तीर मार लोगे? नहीं पॉसिबल है. रियलिस्टिक टारगेट सेट करने पड़ेंगे कि हाँ वाकई में अगर हम इस स्पीड से हर साल में 2 फैक्ट्रीज बंद करना शुरू करें तो हम 2040 तक या 2050 तक ये टारगेट हम अचीव कर सकते हैं. तो रियलिस्टिक टारगेट्स वहाँ पे सेट करने पड़ेंगे. तो इस लाइन में कुछ ऑप्टिमिज्म नहीं है कि भाई ट्रीटी साइन कर दी, बड़ा अच्छा काम कर दिया, अब तो सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है. इनडिफरेंट नहीं है. इनडिफरेंट अगर होता तो वो इस ट्रीटी साइन करने की बात करते ही नहीं और ये चीज़ ठीक है जी ट्रीटी साइन होगी अब हो जाएगा कुछ ना कुछ, ऐसे सोच के चल लेते, राइट. सपोर्टिव नहीं है, सिर्फ ट्रीटी के सपोर्ट में नहीं है, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि केवल ट्रीटी साइन करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, राइट. और बाकी जो इससे जुड़ी हुई मसले हैं उनको डील करना पड़ेगा, पहले उनको एड्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ कर पाएंगे. ठीक है, सो ऑप्शन ए क्रिटिकल इज करेक्ट. What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन. तो अभी हमने प्लास्टिक पोल्यूशन के इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की बात नहीं करी, पर ट्रीटीज के अंदर जो इनसफिशिएंसी है उसके बारे में चर्चा करी. डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज. तो ये एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर बात नहीं हो रही थी, प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर बात हो रही थी और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है. insufficiency of treaties alone to solve environmental problems. कि केवल ट्रीटियाँ थोड़ी environmental problems को डील कर सकती हैं, केवल ट्रीटी थोड़ी environmental problem को डील कर सकती है. आप कोई संधि कर लो, अग्रीमेंट कर रहे हो, आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे तो वो प्रॉब्लम जहाँ की तहाँ रहेगी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. What inference can be made about the position of oil producing and refining countries regarding the global plastic treaty? बोल रहे हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग और रिफाइनिंग कंट्रीज के ऊपर क्या उनका पोजीशन है, क्या उनका स्टांस है इस ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के ऊपर. तो देखो वो थोड़ी झिझक रख रहे हैं क्योंकि 4-5 कंट्रीज हैं और यही 4-5 कंट्रीज जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कॉज कर रही हैं. तो वो थोड़े हिचकिचा रहे हैं कि भाई हम नहीं इस समय तक कर पाएंगे, इतना हमारे लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के वजह से इतना कारगर नहीं है ये मेथड करना. दे आर लीडिंग प्रोपोनेंट्स ऑफ ट्रीटी ईगर टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स बाय रैपिडली डिक्रीजिंग प्लास्टिक पोल्यूशन. कि वो इस ट्रीटी के जो भी देश है उनको लीड कर रहे हैं मतलब वो सबसे आगे पहल करने को तैयार है कि भाई हम करेंगे, फिर आप देखना कि इस काम को कैसे किया जाता है. ऐसा नहीं है, वो मना कर रहे हैं, वो दे आर हेजिटेंट
ड्यू टू इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, बिल्कुल करेक्ट है, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की वजह से वो झिझक रहे हैं। गिवन देयर सिग्निफिकेंट रिलायंस ऑन प्लास्टिक प्रोडक्शन फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि वो बड़े मात्रा में निर्भर करते हैं प्लास्टिक प्रोडक्शन के ऊपर अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Based on the passage, what can be inferred about the stance of a coalition of African countries and several European nations in the negotiation of the global plastic treaty? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार क्या समझा जा सकता है कि जो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज और कुछ यूरोपियन कंट्रीज का जो एक गठबंधन हुआ है इसके अंदर में उनका क्या ओपिनियन है, उनका क्या स्टैंड है, क्या पोजीशन है। तो वो अग्री करते हैं, वो 2040 की एक डेडलाइन को स्वीकार करते हैं कि भाई हम इस तक कम कर देंगे। They are indifferent to the timelines and are more concerned with economic benefits that might accrue from continued plastic use. Incorrect है, वो लोग मना नहीं कर रहे हैं, उनको कोई ऐसा नहीं कि उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता तभी वो एक डेट पर एक पर्टिकुलर साल के लिए वो अग्री हुए हैं, 2040 तक कम करने के लिए अग्री हुए हैं। They propose a flexible approach where each country decides their own pace without a fixed deadline. Incorrect है। They support a specific timeline around 2040 for reducing plastic use, advocating for a structured approach to meet treaty goals. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट कि उन्होंने 2040 की एक टाइमलाइन जो है उसको अग्री करा है और वो चाह रहे हैं कि भाई एक ढांचागत हम तरीके से कि हाँ पहले ये इस तरीके से हम ट्रीटी के सारे ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो कर पाए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Arrange the following events in chronological order in which they occurred based on the passage. तो पैसेज में जिस समय पे जो चीज़ हुई है उनको उस ऑर्डर में क्रमबद्ध तरीके से अपना रखना है। ठीक है। India implemented the Plastic Waste Management Amendment Rule 2021. The Plastic Treaty was mooted in 2022. तो हमने देखा कि जिस साल में वो मूट की गई थी उस साल में हमने ट्रीटी साइन करी थी, उस साल में हमने ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल बनाया था। तो यानी कि 2 जो है वो पहले हुआ था 1 के, यानी कि 2 के बाद में 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे 1 जो है वो 2 से पहले है, इनकरेक्ट है। 2 के बाद में 1 है, 2 के बाद में 1 है, 2 के बाद में 1 है, राइट। तो ऑप्शन ए जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद में The global report identified Brazil, China, India and US as responsible for 60% of plastic waste. India excluded plastic bottles and multi-layered packaging from its bans. तो जो ये ट्रीटी बैन लगाया था उसमें से ये मना किया गया है, राइट। तो ये 1 के बाद में आएगा, 4 जो स्टेटमेंट है वो 1 के बाद में आएगा कि भाई इंडिया ने उस बैन में से प्लास्टिक बॉटल्स और मल्टी-लेयर्ड पैकेजिंग को एक्सक्लूड कर दिया था। और अंत में जो ग्लोबल रिपोर्ट आई EA की, ठीक है, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कि भाई 60% प्लास्टिक जो है इन 4-5 कंट्रीज द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, वो आई। तो 2143 ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूटेड वर्ड का सिनोनिम हमें बताना है। तो मूटेड का मतलब क्या होता है? मूटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का शुरुआत होना, किसी चीज़ का सुझाव देना, शुरुआत करना किसी चीज़ की। ठीक है। तो फर्स्ट है रिजेक्टेड। रिजेक्टेड मतलब मना करना। प्रपोज्ड, अब आपको प्रपोजल देते हैं यानी कि आप उस चीज़ की शुरुआत के ऊपर करना चाह रहे हैं, राइट। रिजॉल्व मतलब कुछ चीज़ समाधान हो गया। डिबेटेड, किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, तो पहले प्रपोजल होगा, उसके बाद ही रिजॉल्व, रिजेक्ट या डिबेटेड वाली चीज़ आएगी। तो प्रपोज्ड ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ फादर वांटेड टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिज केयरलेस सन। एक पिता अपने बच्चे में एक पिता अपने केयरलेस बच्चे में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना चाहता था। ही रिजॉल्व टू चेंज हिज बिहेवियर एंड सून द नेल्स स्टार्टेड कमिंग आउट टिल देयर वर नन लेफ्ट। उसने अपने व्यवहार को चेंज करने का प्रण ले लिया और जल्द ही सारी जो कीलें हैं वो बाहर आने शुरू हो गई। जब तक कि एक भी नहीं बची तब तक सारी कीलें बाहर आती रही। सो ही टोल्ड हिज सन दैट फॉर एवरी केयरलेस एक्ट ऑफ हिज ही वुड हैमर अ नेल इनटू अ वुडन पिलर इन देयर हाउस। तो उसने अपने बेटे को बोला कि तुम जो भी एक केयरलेस काम करोगे उसके लिए मैं हमारे घर में जो एक लकड़ी का पिलर है उसके अंदर एक कील ठोक दूंगा। ठीक है। एंड फॉर एवरी पॉजिटिव एक्ट ही वुड पुल आउट 1 नेल। और कोई भी अच्छा काम तुम करोगे मैं उसमें से एक कील निकाल
निकाल दूंगा. फॉर मेनी ऑफ द होम बायर्स अक्रॉस लोकेशंस द डिले हैज एक्सटेंडेड टू ऑलमोस्ट 6 years और मोर. तो ये तो किसी घर के निर्माण और घर की बिक्री से रिलेटेड काम है, ठीक है, स्टेटमेंट है, तो ये यहाँ पे S1 S4 से रेलेवेंट नहीं है, तो एलिमिनेट हो जाता है. अब देखो P आ रहा है ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में, ठीक है, और हमें पता चलेगा कि क्यों रेलेवेंट नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा. बच गया क्या, ऑप्शन ए. देखो एक स्टेटमेंट पता लगाने से इसमें आपको पता चल गया कि भाई हमारा आंसर ए जो है वो करेक्ट है, राइट. In the absence of regulator and with no rules in place, the builder-buyer battle appeared one-sided. अब क्योंकि कोई रेगुलेटर नहीं है, रेगुलेटर मतलब जो इसके ऊपर नियम कायदे कानूनों को इम्प्लीमेंट करे, जांच कर पाए, ऐसा कोई है नहीं, कोई रूल्स नहीं है, इसलिए बिल्डर बायर के बीच में जो बैटल है वो एक तरफा दिखाई दे रहा है. The boy saw that pillar was getting crowded with nails and realized his mistake. तो लड़के ने देखा एक दिन कि वो जो पिलर है वो पूरा का पूरा कीलों से भरता जा रहा था, ठीक है. फिर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं इतनी केयरलेस करता हूँ, इतना केयरलेस हूँ, इतनी गलतियाँ करता हूँ कि देखो पूरा पिलर लगभग भरने वाला है. तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर ही रिजॉल्व टू चेंज हिज बिहेवियर, यानी कि P and S आर द करेक्ट ऑप्शंस. P and S, ऑप्शन ए इज करेक्ट. Fortunately, he passed the exams with dint of sheer hard work and diligence. Dint of, by with की बजाय क्या होता है, by dint of. By dint of का मतलब होता है किसी चीज के सहारे, किसी चीज की वजह से. तो वो एग्जाम पास कर पाया केवल और केवल मेहनत और अटल विश्वास की वजह से, अटलता की वजह से, राइट. तो विद डिंट ऑफ की बजाय क्या आएगा, बाय डिंट ऑफ. ऑप्शन बी इज करेक्ट. All human beings must learn to live in dash with nature. Kindness. Kindness मतलब दया भाव. तो दया भाव के साथ रहना चाहिए नेचर के साथ में. Pleasure, प्रसन्नता के साथ में रहना चाहिए. Admiration, admiration मतलब प्रशंसा के साथ में रहना चाहिए. Harmony, harmony मतलब एक दूसरे के साथ में सामंजस्य में रहना चाहिए. कोहेरेंट में, अग्रीमेंट में, कि भाई नेचर को भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो हम उनको प्रोवाइड करेंगे और बाकी चीज़ें नेचर हमें प्रोवाइड करेगा. तो किस में रहना चाहिए, हार्मनी में. ऑप्शन डी इज करेक्ट. आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन-फिल्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्व्स पीसफुली. अब देखो, आप बड़ा लंबा दिन, थका हुआ दिन गया, उसके बाद में आपने खुद को सुला दिया. आप खुद को कैसे सुलाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे जो देमसेल्व्स का इस्तेमाल है वो सुपरफ्लूअस है, वो गलत है. स्लेप्ट पीसफुली इज करेक्ट, ठीक है. सो स्लेप्ट देमसेल्व्स की बजाय क्या आएगा, स्लेप्ट पीसफुली. ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है. मिडिवियल. मिडिवियल होता है जैसे एंशिएंट, मिडिवियल, मॉडर्न. वो समय अंतराल होता है ना कि भाई एक पुराने इतिहास से, एक बीच का दौर है, और एक मॉडर्न. जो एंशिएंट से मॉडर्न के बीच का जो समय है वो होता है मिडिवियल, ठीक है. मेजर. मेजर हो सकता है कि जो कदम उठाए गए वो, या फिर किसी चीज का जो माप किया गया, मेजरमेंट किया गया वो. मैगजीन जो हम पढ़ते हैं, राइट, गृह शोभा और फोर्ब्स मैगजीन, ये सब चीजें जो है मैगजीन, ठीक है. और मैकेनिक. मैकेनिक जो गाड़ी वगैरह ठीक करता है, उसके स्पेलिंग होते हैं MECHANIC, मैकेनिक, ठीक है. तो यहाँ पे MACHE लिखा है, इनको इंटरचेंज करना है, ए की जगह ई की जगह ए. ऑप्शन डी इज करेक्ट. Why is everybody leaving so early today? said the manager. मैनेजर ने पूछा कि भाई आज सब लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं. अब आपको इसको रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है, तो मैनेजर आस्क्ड होगा ना, कि मैनेजर ने पूछा. द मैनेजर आस्क्ड. अब क्या पूछा उसने, Why everybody was, इसका क्या हो जाएगा, was leaving so early today का क्या हो जाएगा, that day. क्या हो जाएगा, दैट डे. द मैनेजर आस्क व्हाई एवरीबडी. अब यहाँ पे इज वॉज कुछ भी नहीं है, तो इनकरेक्ट हो गया. हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए. एवरीबडी लिविंग सो अर्ली, दैट डे इनकरेक्ट है. द मैनेजर आस्क्ड व्हाई एवरीबडी लेफ्ट सो अर्ली. चले गए नहीं, जा रहे हैं, ठीक है. उस टाइम पे जा रहे थे जब उन्होंने ये चीज पूछी. द मैनेजर आस्क्ड व्हाई एवरीबडी वॉज लिविंग सो अर्ली दैट डे. ऑप्शन सी इज करेक्ट. It is known by everyone that the tournament will be won by us. ये हर किसी को पता है कि ये टूर्नामेंट हम ही जीतेंगे. जो कल हम फेवरेट्स वाली बात कर रहे थे ना, कि चाइना बैडमिंटन में फेवरेट बन गया है पेरिस ओलंपिक के लिए, तो वो फेवरेट मतलब सबको लग रहा है कि चाइना ही जीतेगा, ठीक है. उनकी दावेदारी ज़्यादा प्रमुख है. तो इट इज़ नोन. अब इसको पैसिव या एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो बाय अस यानी कि वी हो जाएगा,
राइट। तो एवरीवन नोज दैट वी विल विन द टूर्नामेंट। इट इज नोन टू एवरीवन, इट इज नोन नहीं आएगा, इट इज नोन नहीं आएगा, एवरीवन नोज दैट वी विल विन द टूर्नामेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाउ वर दे मैनेजिंग द स्कूल फॉर 1 year विदाउट अ प्रिंसिपल। बोल रहे हैं कि वो बिना प्रिंसिपल के एक स्कूल को 1 साल तक कैसे चला रहे थे। ठीक है, अब अगेन एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट करना है। सो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हाउ द स्कूल वॉज मैनेजिंग आ रहा था, तो क्या होगा, बीइंग मैनेज्ड, बीइंग मैनेज्ड फॉर 1 year विदाउट अ प्रिंसिपल। हाउ वॉज द प्रिंसिपल मैनेज्ड फॉर 1 year विदाउट अ स्कूल। तो प्रिंसिपल बिना स्कूल के कैसे रहेगा, राइट। तो ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। हाउ वॉज द स्कूल मैनेज फॉर 1 year विदाउट अ प्रिंसिपल। वॉज मैनेज नहीं होगा, मैनेजिंग हो रहा था ना, तो बीइंग मैनेज्ड। हाउ वॉज द प्रिंसिपल बीइंग मैनेज्ड। प्रिंसिपल को मैनेज नहीं कर रहे थे, बिना प्रिंसिपल के स्कूल को मैनेज कर रहे थे। हाउ वॉज द स्कूल बीइंग मैनेज फॉर 1 year विदाउट द प्रिंसिपल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। You must employ additional hands in complete the project in time. To complete the project in time, देखो आपको और ज़्यादा हाथों की ज़रूरत है, हाथों की मतलब और ज़्यादा लेबरर्स की, वर्कर्स की या सपोर्टर्स जो इस काम को कर सके उनकी ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ताकि आप इस प्रोजेक्ट को टाइमली ख़त्म कर सकें। तो हैंड्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। In completing the project, for completing, no substitution, to complete the project on time. Option D is correct. And taking this village lad into their midst was terribly upsetting. बोल रहे हैं कि इस गांव के बच्चे को अपने साथ लेके जाना, अपने बीच में रखना बहुत ज्यादा अपसेटिंग था उनके लिए। शी वॉज बाय नो मीन्स प्लीज्ड विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। बोल रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से ये अनवांछित, एक अनवांटेड कोई व्यक्ति हमारे घर में आ जाए तो उससे वो खुश नहीं थे। उनके परिवार में कोई अनवांटेड व्यक्ति आ गया था, उससे वो महिला कोई खुश नहीं थी। व्हेन ही रीच्ड कैलकाटा, फैटिक मेट हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब वो कैलकाटा पहुंचे तो फैटिक अपनी आंट से पहली दफा मिला। शी फाउंड हर ओन 3 boys क्वाइट इनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग इन एनीवन एल्स। उनको अपने ही 3 लड़के बहुत ज़्यादा लग रहे थे कि भाई यही बड़ा सारा काम है, किसी और को हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो देखो वो प्लीज नहीं थी और उनको अपने 3 बच्चे ज़्यादा लग रहे थे। ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड है, तो बी के बाद में डी आएगा। ठीक है, क्योंकि वो अनहैप्पी थी। और क्यों थी अनहैप्पी, क्योंकि उनके खुद के 3 बेटे थे जो उनसे डील नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ पे बी के बाद में डी आ रहा है, यहाँ पे बी के बाद में सी और फिर डी आ रहा है। इनकरेक्ट है, बी के बाद में सी और फिर डी, और यहाँ पे डी जो है वो बी से पहले आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए सी बी डी ए इज करेक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। There was absolute pandemonium in the classroom. अब पेंडेमोनियम का मतलब क्या होता है, शोर शराबा, हो हंगामा जो करते हैं ना लोग, बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली chaos, उसको बोलते हैं पेंडेमोनियम। तो अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बिल्कुल शांति थी। ठीक है, तो फर्स्ट है टर्बुलेंस, टर्बुलेंस मतलब अशांति। हार्मनी, हार्मनी मतलब शांति। एक्साइटमेंट, बहुत ही उत्तेजित थे सब लोग। अप्रोर, अप्रोर मतलब कोलाहल था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हार्मनी इज करेक्ट। If your actions are dash without you say, no one is going to believe you. अगर आपके actions जो आप कह रहे हैं उनके विपरीत हैं, ठीक है, आप कह तो रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप कर कुछ नहीं रहे, 10-10 बजे तक सोए हुए हैं, तो आपके ऊपर कोई विश्वास करेगा, कोई नहीं करेगा, राइट। क्योंकि जिसने कुछ करना होता है वो व्यक्ति सुबह जल्दी उठ के काम कर रहा होता है, अपने जो भी टारगेट वो लेके चला उसकी तरफ देख रहा होता है, राइट। तो ऑप्शंस में कॉन्ट्ररी फॉर दिया गया है, वो कॉन्ट्ररी फॉर इनकरेक्ट है, कॉन्ट्ररी विद इनकरेक्ट है, कॉन्ट्ररी टू, ठीक है, जो आप कह रहे हैं उससे विपरीत है, तो कॉन्ट्ररी टू ऑप्शन सी इज करेक्ट। आफ्टर अराउंड 20 minutes ऑफ द क्रैश द टैंकर कॉट फायर एंड एक्सप्लोडेड। लगभग क्रैश के 20 मिनट, क्रैश मतलब कुछ एक्सीडेंट होने के 20 मिनट बाद टैंकर में आग लग गई और वो एकदम से फट गया। On Saturday, an oil tanker in Tanzania lost control and overturned on a busy road. तो ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा कि शनिवार को एक ऑयल टैंकर, वो भी कहाँ पे, तंजानिया में पलट गया, अपना कंट्रोल खोने के बाद पलट गया, और वो रोड जो था बिजी रोड था, यानी कि भीड़ भाड़ वाला इलाका था। ठीक है, बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। ऑप्शन बी में बी फर्स्ट स्टेटमेंट है और ऑप्शन डी में बी फर्स्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी और ऑप्शन ए जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अराउंड 150 people gathered near the tanker and some of them tried to spawn
अवे सम फ्यूल, मतलब चुराने की कोशिश कर रहे थे। तो बोल रहे हैं 150 लोग कम से कम वहां पे टैंकर के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और उनमें से कुछ जो है वो तेल को, फ्यूल को चुराने की कोशिश कर रहे थे। एटलीस्ट 61 पीपल डाइड एंड 70 मोर वर इंजर्ड। अब एक्सीडेंट टैंकर का हुआ तो उस टाइम पे तो ये लोग नहीं मरे, लेकिन जब 20 मिनट बाद वो उसमें आग लगी और वो फट गया तब ये लोग मरे ना। तो फिर उसके बाद क्या आएगा, एक्सीडेंट हुआ, 150 लोग इकट्ठे हो गए, 20 मिनट बाद आग लग गई और फट गया वो टैंकर और उसमें 61 लोगों की मौत हो गई और 70 लोग इंजर्ड हो गए। तो BCAD ऑप्शन बी इज करेक्ट। द कमांडर सेड कीप मार्चिंग टिल यू रीच द बॉर्डर। कमांडर ने उनको ऑर्डर दिया कि भाई जब तक आप बॉर्डर तक नहीं पहुंचते तब तक आप चलते रहो, ठीक है, कदम ताल चलते रहो। सो द कमांडर ऑर्डर किया ना हिज मेन टू कीप मार्चिंग टिल, यू की बजाय क्या आ जाएगा, दे, टिल दे, रीच की बजाय क्या आ जाएगा, रीच्ड द बॉर्डर, ठीक है, टिल दे रीच द बॉर्डर। सो द कमांडर ऑर्डर्ड हिज मेन टू कीप मार्चिंग टिल दे रीच द बॉर्डर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। An office for which high salary is paid for little or no work or responsibility, इसको बोला जाता है सिनेक्योर। ये हमने बहुत पहले एक बार किया था। अब देखो आप इसको याद कैसे रख सकते हो, सिनेक्योर, राइट, साइन से जुड़ा है सिने, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ साइन करना है और उसको बहुत बड़ी मात्रा में पैसे मिल रहे हैं। जैसे कि हम अपने एचआर्स वगैरह के लिए बोलते हैं यार ये लोग करते क्या है सारा दिन, ये तो कुछ भी नहीं करते, तो सारा दिन बैठे रहते हैं, इधर से उधर गप्पे मारते रहते हैं, बोलते हैं ना हम अपने एचआर वगैरह के लिए। तो वो क्या हो गया, सिनेक्योर, कि साइन करने के पैसे ले रहा है वो, राइट। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। डेथ रैटल मतलब जो एक आप दर्द भरी आवाज निकालते हैं, जब आपको बहुत ज्यादा चोट लगती है तब आप दर्द भरी आवाज निकालते हैं, वो होता है डेथ रैटल। ऑस्ट्रेसाइज मतलब किसी चीज को सोसाइटी से, समाज से निकाल देना। सिनेक्योर यानी कि केवल साइन मारने के पैसे लेना, यानी कि छोटी से काम के बहुत बड़े ऐसी जगह पे, ऐसे पद पे जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं उसको। क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपके बारे में लिखा होता है वो आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं। सो ऑप्शन सी सिनेक्योर इज करेक्ट। Accidentally committing a chargeable offense, he definitely felt the weight of his conscience. तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। देखो डेफिनेटली दिया है, एक्सीडेंटली दिया है, कंसाइंस दिया और चार्जेबल दिया। तो चार्जेबल की स्पेलिंग बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्या होता है चार्जेबल की स्पेलिंग, CHARGEABLE, चार्जेबल, ठीक है। सो ऑप्शन डी चार्जेबल इज करेक्ट। The professor provided ample evidence to support his argument. Ample मतलब भरपूर मात्रा में, ठीक है, जितने चाहिए थे उतने ज्यादा उससे ज्यादा ही उसने दिए हैं। तो प्रोफेसर ने बहुत सारे एविडेंस दिए हैं, सबूत दिए हैं अपने तथ्य को सपोर्ट करने के लिए, अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो क्या सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट मतलब ना काफी। तो उसने तो बहुत ज्यादा दिए हैं ना, जरूरत नहीं थी उससे भी ज्यादा दिए हैं, तो इनसफिशिएंट तो इनकरेक्ट हो गए, तो एंटोनिम हो गया। मियर मतलब थोड़े से, तो थोड़े ये भी इनकरेक्ट है। अबांडेंट भरपूर, और स्कार्स मतलब अगेन थोड़े से, तो अबांडेंट मतलब भरपूर मात्रा में। तो एम्पल और अबांडेंट आर द सिनोनिम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। In order to generate enough revenue, they need to sell quickly before the market shifted. बोल रहे हैं कि जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उससे बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, इनफ रेवेन्यू मतलब जितना उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है उससे ज़्यादा कमाने के लिए, ताकि उनको प्रॉफिट भी आ जाए, उतना कमाने के लिए उनको जल्द से जल्द बेचना पड़ेगा, जल्द से जल्द सारी चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, इससे पहले कि मार्केट ट्रेंड बदल जाए। अब जैसे कि कोई कंपनी है, मान लो वो नैरो बॉटम जीन्स बनाती है और अब ट्रेंड आने वाला है बेल बॉटम का, राइट। तो उनको वो जितने भी उन्होंने नैरो बॉटम जीन्स बनाई है वो जल्द से जल्द बेचनी पड़ेंगी, ताकि बेल बॉटम आने से पहले उनकी जीन्स सारी बिक जाए और वो प्रॉफिट कमा पाए, राइट। तो क्या होगा, सेल इट लाइक हॉट केक्स, गरम गरम केक है वो जल्दी जल्दी बिक जाता है, तो वैसे ही उनको ये बेचना पड़ेगा, सेल इट लाइक हॉट केक। बी इन द सेम बोट यानी कि एक ही परेशानी में दो लोग हैं। बी एट द विट्स एंड मतलब बहुत ज्यादा निराशा की स्थिति में है। बी फुल ऑफ बीन्स मतलब बहुत एनर्जेटिक, बहुत एक्साइटेड। तो ऑप्शन ए सेल इट लाइक हॉट केक्स इज करेक्ट। ड्यू टू द मूवी टूरिस्ट स्टार्टेड कमिंग टू द बीच देयर, इस मूवी की वजह से टूरिस्ट उस बीच पर आने लगे। माया बे इन थाईलैंड वॉज इन मीडिया इन 1999 व्हेन हॉलीवुड अराइव्ड देयर टू फिल्म द बीच। बोल रहे हैं माया बे जगह है थाईलैंड में, वो सुर्खियों में बनी हुई थी, मीडिया में थी 1999 के दौरान में, जब हॉलीवुड एक फिल्म द बीच बनाने के लिए वहां पर आया।
तो ये इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, राइट। तो बी हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होगा, और बी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट केवल एक में आ रहा है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम आगे देखते हैं। वन ऑफ द फिल्म्स एक्टर्स वॉज लियोनार्डो डिकैप्रियो। ऑब्वियस सी बात है, लियोनार्डो डिकैप्रियो एक्टर होंगे तो लोग तो पागल होंगे ही होंगे। तो बोल रहे हैं उस फिल्म का एक एक्टर कौन था, लियोनार्डो डिकैप्रियो। ये होगा सेकंड पॉइंट, क्योंकि इसी फिल्म के द बीच के बारे में आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रही है। एज मेनी एज 4000 विजिटर्स वुड अराइव ऑन बोट्स एवरी डे। इस मूवी की वजह से टूरिस्ट आने लगे, और कितने, लगभग प्रतिदिन 4000 लोग वहां पर आते थे बोट्स के जरिए। तो सी जो ए है वो हमारा थर्ड पार्ट होगा, और डी है हमारा फोर्थ पार्ट। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, बी सी ए डी, बी सी ए डी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।